ओके। तो स्वागत है आप सभी लोगों का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में, जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 4। तो पेन जरा सेलेक्ट कर लिया जाए। ओके। तुम हट जाओ भैया। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को पता है कि हमने 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जो कि आर एच विटेकर साहब ने दिए हुए थे हमें, जो कि थे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके। जिसमें से मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, पता है हमें। फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया जो होंगे वो मल्टीसेलुलर आते हैं। ठीक है। जिसमें मोनेरा जो है वो हमारा प्रोकैरियोट होता है, मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया ये सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, जिसमें मतलब एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें किसी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। अब इससे पहले जब हमने मोनेरा पढ़ा था, जब हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था, तो हमने कुछ पॉइंट्स में चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है। तो उन्हीं 8 पॉइंट्स को जरा एक बार हम फिर से देख लेते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस सीरीज के पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसको देख करके इस लेक्चर में आइए, क्योंकि कई सारी चीजें हम फिर से वही दोबारा उठा करके रिपीट करेंगे। कई सारे टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी जो पीछे से ही सीधा रिपीट होकर के चली आएंगी। ठीक है। तो उस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोशिश करूंगा कि तुरंत तुरंत बता दूं, वरना आप एक बार पीछे का लेक्चर देख करके आइएगा। तो अब ये जो 8 पॉइंट्स है, इस बात को खास ध्यान रखें। जब हम प्लांटी पढ़ेंगे, एनिमेलिया पढ़ेंगे, तो इन्हीं 8 पॉइंट्स में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है हमारा हैबिट एंड हैबिटाट। ठीक है। हैबिटाट की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, वो सही कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, हैबिट एंड हैबिटाट का मतलब होता है कि उनका लिविंग प्लेस क्या है। ठीक है। कि मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसी जगह पे रह रहा है, वो कैसी जगह पे सरवाइव कर रहा है। दूसरा, उसका फॉर्म क्या है। तीसरी बात कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। चौथी, अगर एनाटॉमी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इफ रिक्वायर्ड, तो हम एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, वरना फिर एनाटॉमी हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। इसके अलावा पांचवा है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि वो किस प्रकार का भोजन लेते हैं, किस प्रकार से खाना पीना उनका चलता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उनका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है उनका। फिर हम कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंसेस के बारे में बात करेंगे। फिर हम उसके क्लासिफिकेशन और एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये जो 8 पॉइंट्स हैं ये हर जगह हम कंटिन्यू करेंगे, चाहे हम फंजाई पढ़ रहे हो, चाहे हम प्लांट पढ़ें, चाहे हम एनिमल पढ़ेंगे। इन्हीं 8 पॉइंट के बेसिस पर हम चीजों को पढ़ेंगे अब। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई सभी को पता है कि इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ओके। दूसरी बात, ये यूकैरियोटिक होता है, मतलब इसमें वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तीसरी बात, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होने के साथ ही साथ ये क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब ये डेड और डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड रहते हैं। अब किसी को पता नहीं है हेट्रोट्रॉपिक क्या है, तो भाई वो पुराना लेक्चर देख कर क्या हो, उसमें मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट क्या होते हैं।
ठीक है, फोटोसिंथेटिक कौन होते हैं, कीमोसिंथेटिक कौन होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, सारी बातें हमने की हुई हैं उधर। तो ये बेसिक था, एक ओवरव्यू था फंजाई के बारे में कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं फंजाई में। कुछ फंजाई इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मोनेरा या तो प्रोटिस्टा में रखे गए हुए हैं, लेकिन फंजाई में एक एक्सेप्शन भी आता है जिसको इसमें रखा गया हुआ है। उसके अलावा ये यूकैरियोटिक्स है, मतलब इसमें वेल फॉर्म न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ये सेप्रोफिटिक हैं और इसमें डेड और डिकेइंग मटेरियल पाया जाता है। इसके अलावा अब इसके हम हैबिट और हैबिटाट की बात करें, मतलब इसके लिविंग प्लेस की बात करें कि किस कैसे स्थान पर ये रहता है, तो ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, मतलब जो हर जगह पाया जाए। ये ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द अर्थ हर जगह पाया जाएगा, जहां पर भी इसको हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन मिलेगी, जहां भी इसको गर्म और थोड़ी सी नमी वाली कंडीशन मिलेगी, ये व्यक्ति वहां पे पाया जाएगा। जैसे कहाँ पाया सकता है, ये लैंड में पाया जा सकता है, ये वाटर में पाया जा सकता है, ये एयर में पाया जा सकता है। ठीक है, ये इन जगहों पे पाया जा सकता है, मतलब लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, और खासकर उन जगहों पे जो भी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में पाई जाएगी, ये वहां पर पाया जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स की। भैया अगर होंगे तो दिखते कैसे होंगे, जरा एक बार हम भी देख लें। तो आप सबने ब्रेड देखा होगा, ठीक है, ब्रेड देखा होगा, टोस्ट देखा होगा। उसको आप कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह पे छोड़ दो, फेंक दो, या जहां पे नमी वगैरह हो, तो देखा होगा कि उसके कॉर्नर पे, सेंटर पे फफूंद जमा हो जाती है, जिसको हिंदी में फफूंद बोलते, फफूंद जमा हो जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या है, फंजाई है। उसी प्रकार से जब आपने संतरे वगैरह को काफी दिन तक छोड़ दो, तो उसमें साइड में भी एक ब्लैक कलर का रॉड देखने को मिलता है हमें। ठीक है, उस रॉट को क्या बोलते हैं, हम ऑरेंज रॉट बोलते हैं, वो भी एक फंजाई की वजह से ही होता है। इसके अलावा आप सभी लोग मशरूम खाते होगे, ठीक है, तो जो मशरूम खाते होगे वो भी एक फंजाई ही है। मशरूम का ही मिलता जुलता एक भाई है जिसका नाम है टोड स्टूल, मतलब कुकुरमुत्ता। ठीक है, तो वो भी कैसा है, ये एक फंजाई ही है। ठीक, इसके अलावा कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उस पे हमें ब्रैकेट टाइप के कुछ फंजाई दिखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई। ठीक है, लकड़ी के टुकड़ों पर कभी कभी फंजाई आने लगते हैं, उनको बोला जाता है ब्रैकेट फंजाई। इसके अलावा आपने वीट के प्लांट्स पे देखा होगा कि कभी कभी उनकी पत्तियों पर ब्लैक कलर की रस्ट जमा होने लगती है। ठीक है, तो उसको हम ब्लैक रस्ट ऑफ वीट बोलते हैं, जो कि एक फंजाई जिसका नाम पक्सीनिया है उसकी वजह से होता है। इसके अलावा अगर हम मस्टर्ड की बात करें, सरसों की बात करें, तो सरसों के पत्तों पर हमें व्हाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं, और ये भी किसकी वजह से होता है, फंग आप रिंग वॉर्म की बात कर लो, जो कि एनिमल्स में हमें जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस वगैरह में रिंग वॉर्म, जैसे दाद खाद खुजली। ठीक, तो ये भी क्या है, एक फंगस की वजह से ही है। अब ऐसा नहीं है कि सारे फंगस हार्मफुल ही होते हैं, कुछ फंगस हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, जिनका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम वो फंगस है जिससे हम पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाते हैं, और ये इतनी कारगर एंटीबायोटिक थी कि वर्ल्ड वॉर 2 में इसने अकेले के दम पे कई लाख जानें बचाई थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे एंटीबायोटिक्स का बूम था भैया। उस टाइम पे सबसे पहला जो एंटीबायोटिक खोजा गया था वो पेनिसिलिन ही था। ठीक है, तो पेनिसिलियम एक फंगस है जिससे हम पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक निकालते हैं, जो कि हेल्पफुल होती है बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो हैबिट एंड हैबिटाट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कि कॉस्मोपॉलिटन होता है, लैंड और वाटर, लैंड वाटर एयर तीनों जगह पाया जाता है, जहां भी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होगी वहां पाया जाएगा। ब्रेड में लगता है उसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ऑरेंज में लगता है ऑरेंज रॉट बोलते हैं, मशरूम, टोडस्टूल, ब्रैकेट फंजाई। इसके अलावा जो वीट में लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, जिसको हम पक्सीनिया की वजह से लगता है ये। उसके अलावा मस्टर्ड में व्हाइट स्पॉट और मस्टर्ड्स होते हैं। ठीक, इसके अलावा हमें एनिमल्स में रिंगवॉर्म के फॉर्म में मिलता है, ये जैसे दाद खाद खुजली हो गई। ठीक, और पेनिसिलियम नाम के फंजाई से हम पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक निकालते हैं, तो वो भी एक हमारा यूजफुल फंजाई ही है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म की। तो फॉर्म कैसा है, मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है।
ठीक है। जो फंजाई होगा वो मल्टी सेलुलर होगा और कैसा होगा, वो यूकैरियोटिक होगा। इसके अलावा इसमें एक एक्सेप्शन पाया जाता है जिसका नाम है ईस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग खमीर बोलते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड बनाने में, डोसा बनाने में, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है, इडली वगैरह हो गई। और साथ ही साथ फर्मेंटेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम अल्कोहल बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, बियर बनाते हैं, ठीक है। ये कैसा है, एक यूनिसेलुलर फंगस है। तो ये फंजाई का एक एक्सेप्शन है जिसमें ईस्ट आता है, और ये यूनिसेलुलर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड बनाने में, डोसा वगैरह बनाने में और इडली वगैरह बनाने में। इसके अलावा फर्मेंटेशन पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम अल्कोहल, वाइन, बियर, ये सारी चीजें बनाते हैं। तो आई होप फॉर्म आपको क्लियर होगा कि फंजाई किस फॉर्म में पाया जा रहा है। मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, मतलब इसके पास कैसा न्यूक्लियस पाया जाएगा, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो देखो, फंजाई अलोंग विद एल्गी, मतलब फंजाई को और एल्गी को अगर हम साथ साथ लेकर के चलें तो ये थैलोफाइटा के मेंबर होते हैं, ठीक है। अब थैलोफाइटा का मतलब क्या हो गया कि थैलोफाइटा का मतलब है कि इनकी थैलस लाइक बॉडी होगी, ठीक है। अब भैया थैलस क्या बला है कि चलो ठीक है, थैलोफाइटा ठीक है, तो थैलस क्या बला है, तो थैलस वो बॉडी होती है जिनको हम फर्दर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, किसमें, रूट में, स्टेम में और लीफ में। मतलब एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें न तो रूट जैसा स्ट्रक्चर क्लियर होता है कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है। तो जिस बॉडी में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि भैया रूट कहाँ है, लीफ कहाँ है, स्टेम कहाँ है, उस जैसी बॉडी को हम बोलते हैं थैलस लाइक बॉडी। और वो किस फाइलम के मेंबर होते हैं, वो थैलोफाइटा के होते हैं वो मेंबर, ठीक। अब ये जो फंजाई का थैलस है वह एक रॉड शेप स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है जिसको हम हाइफा बोलते हैं, ठीक है। कैसा होता है, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर जैसा से बना हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। और ये जो हाइफा होता है वो फंगल सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। मतलब यह एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और उसका जो सिंगुलर सेल वाला स्ट्रक्चर है वो एक फंगल, उसको हम फंगल सेल बोलते हैं। अब फंगल सेल में जाहिर सी बात है भाई साहब कुछ होगा, ठीक है। तो फंगल सेल में उसका खुद का एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ एक सेल वॉल पाई जाती है जो कि किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि उनकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है उनके पास। अब तक कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें अब तक, ठीक है। तो काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है। और काइटिन किस चीज से बना हुआ होता है, तो सबको पता है कि ये नैग, NAG और NAM, नैग और नैम से मिलकर के बना हुआ था, मतलब एन एसाटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसाटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक। अब इन्हीं फंगल सेल से मिलकर के क्या बना हुआ होता है, हमारा रॉड सेट जो स्ट्रक्चर है हाइफा। मतलब अगर थोड़ा सा बैकवर्ड जाओ तो देखो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी सेल होगी, ठीक। सेल से मिलकर के क्या बना हुआ होगा, हाइफा बना हुआ होगा, ठीक है। और इन्हीं हाइफा की मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर से मिलकर के क्या बना हुआ होगा, थैलस बना हुआ होगा, ठीक। अब देखो, अब ये जो इसके पास सेल वॉल्स हैं यहां पर, ठीक, इसी सेल वॉल की वजह से एक सेपरेशन देखने को मिलती है हमें इसके रॉड शेप्ड बॉडी में। तो उन्हीं सेपरेशन हम क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। मतलब एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है और उसके बीच में ये जो हमें सेपरेशंस देखने को मिल रही हैं इस तरीके से, वो किसकी वजह से आता है, वो आता है सेल वॉल की वजह से जो कि काइटिन की बनी हुई है। और इसी सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सेप्टा मौजूद होगा तो उसको बोलेंगे हम सेप्टेट, और अगर सेप्टा एब्सेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम एसेप्टेट। अब देखो, अगर इसमें न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल भी है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे हमें इनके बीच में इस तरीके से न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है और इनके बीच का जो सेप्टा है वो गायब हो चुका है, ठीक है, इनके बीच का जो सेप्टा है वो क्या हो चुका है, वो हो चुका है गायब। तो इनके बीच का जो सेप्टा गायब हो चुका है, तो अब हमें ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है और इसके पास कई सारे न्यूक्लियस आ गए हैं, हाँ।
तो ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा हो जाता है। कैसा हो जाता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक हाइफा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक हाइफा। मतलब वो हाइफा जिसमें सेप्टा जो है वो एब्सेंट है और सारे न्यूक्लियस बिल्कुल मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म के जैसे दिख रहे हैं, और इसी को हम एसेप्टेट भी बोलते हैं। मतलब वो हाइफा जिसमें सेप्टा एब्सेंट हो तो उसको बोला जाता है एसेप्टेट। सेप्टा न होने की वजह से वो मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में दिखता है, और इसी को हम सिनोसिटिक हाइफा भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इसका जो पहला फॉर्म होता है वो होता है सिनोसिटिक फॉर्म। ठीक है, जो कि कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और वो एसेप्टेट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा स्ट्रक्चर वही होगा नॉर्मल वाला, कि उसमें सेप्टा भी मौजूद है और न्यूक्लियस भी मौजूद है। ठीक, तो सेप्टा भी है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफा बोल देते हैं। वो हाइफा जिसमें क्या मौजूद है? सेप्टा मौजूद है, तो उसको बोल दिया जाता है सेप्टेट हाइफा। अब यही सेप्टेट हाइफा अगर ब्रांच्ड हो जाए तो उसको हम बोलेंगे ब्रांच्ड सेप्टेट हाइफा। ठीक है, तो इनकी जो ब्रांचिंग है उसमें भी हमें सेपरेशंस देखने को मिलेगी, और उसमें भी वो न्यूक्लियस मौजूद होंगे हर एक सेप्टा के बीचों बीच में, इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हाइफा के स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें दिखते हैं। अब इन्हीं हाइफा को अगर हम एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दे दिया जाए, मतलब कई सारे हाइफा जब आपस में मिल करके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगे, तो इस नेट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? माइसीलियम। क्या बोला जाता है? माइसीलियम। मतलब यह एक ग्रुप ऑफ हाइफा है, और यही माइसीलियम क्या बनाता है? थैलस बनाता है। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार फिर से देखो, स्टार्टिंग से देखो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो उसको पूछो तुरंत। कि अलोंग विद एलगी, जो फंजाई है वो थैलोफाइटा का मेंबर है, और थैलोफाइटा का मतलब होता है वो बॉडी जिसकी बॉडी थैलस लाइक हो। थैलस का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रूट, स्टेम और लीफ में। तो ये हमारी थैलस लाइक बॉडी होती है। अब देखो, इसको उल्टा समझो। और यही जो थैलस लाइक बॉडी होती है किससे मिलकर के बनी हुई होती है? माइसीलियम से मिलकर के बनी हुई होती है। और ये माइसीलियम क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ हाइफा होता है, मतलब उसमें कई सारे हाइफा मिलकर के बने हुए होते हैं, तो उसको हम नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म देता है वो, तो वही हमारा थैलस बन जाता है। और उसी ग्रुप ऑफ हाइफा को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। अब यही जो माइसीलियम है, अगर इसको हम एक सिंगल यूनिट, इसमें से एक सिंगल यूनिट निकाल करके देखें, तो वो हमारा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइफा बोलते हैं। यही जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम फंगल सेल बोलते हैं। और उस फंगल सेल के पास खुद का न्यूक्लियस और सेल वॉल होती है, और सेल वॉल जो होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। और ये जो काइटिन है वो नैग और नैम से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर इस हाइफा में सेप्टा एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे हम एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा और सिनोसिटिक हाइफा। अगर वही सेप्टा मौजूद है तो उसको बोलेंगे सेप्टेट हाइफा, और अगर वही सेप्टेट हाइफा ब्रांच्ड है तो उसको बोलेंगे हम ब्रांच्ड सेप्टेट हाइफा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजी थी पूरी की पूरी किसकी? फंजाई की। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए जरा हमें। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है क्योंकि कोई है ही नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। अब एनाटॉमी हमें पढ़नी नहीं है क्योंकि एनाटॉमी सिलेबस में है नहीं, तो हम एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे, एनाटॉमी हम छोड़ रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो सबको पता है कि भैया जो हमारा फंजाई होता है वो नॉन क्लोरोफिलस होता है, मतलब इसके पास क्लोरोफिल मौजूद ही नहीं होता है। और जब इस क्लोरोफिल मौजूद ही नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं। तो ये कैसा होता है? नो फोटोसिंथेसिस करता है, ये किसी प्रकार की फोटोसिंथेसिस नहीं करता। अब अगर ये फोटोसिंथेसिस ही नहीं करता तो ये अपना खाना कैसे पाता होगा? कैसे खाता होगा भैया? कोई तो होगा जो खाना ला करके देता होगा, जरूर भैया। इसीलिए ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये फॉलो करते हैं भैया हमारे।
ठीक है। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं तो उनको बोला जाता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें जो इसके सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं सैप्रोफिटिक। कैसे होते हैं वो होते हैं सैप्रोफिटिक। अब भैया सैप्रोफिटिक क्या वाला है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मटेरियल या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, उनको बोलते हैं हम सैप्रोफाइट। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और इसी में जो दूसरे होते हैं वो कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या के ऊपर रह रहे होते हैं। अब कई लोगों को पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक में अंतर नहीं मालूम होता है कि भैया दोनों क्या क्या हैं, तो जरा समझ लेते हैं। सब वो सपोज करो कि यह एक मस्टर्ड का प्लांट है, सरसों का प्लांट है, और वो कैसा है, जीवित है, लिविंग है। इस पे एक फंगस रह रहा है, जैसे हमने एग्जांपल में बताया था, व्हाइट कलर का जो फंगस था वो रह रहा था मस्टर्ड की लीफ पे। ठीक है, तो ये फंगस भी कैसा है, लिविंग है। जब एक लिविंग बंदा दूसरे लिविंग बंदे पर रह रहा हो तो उसको बोलते हैं हम क्या, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, या फिर उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, जब एक लिविंग बंदा दूसरे लिविंग बंदे के ऊपर रह रहा हो तो उसको बोलते हैं हम पैरासाइट, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहीं सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फंगस होते हैं जो डेड मटेरियल पर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। सपोज करो कि ये कोई डेड मटेरियल है जिसके ऊपर ये हमारा फंगस रह रहा है, तो फंगस तो लिविंग है लेकिन ये ऑर्गेनिज्म डेड हो चुका है। तो जब एक डेड ऑर्गेनिज्म पर कोई फंगस रह रहा हो तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो होता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वो। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एक सैप्रोफाइट एक पैरासाइट। इसके अलावा कुछ लोग सिम्बियोसिस भी फॉलो करते हैं। सिम्बियोसिस का मतलब क्या होता है कि संगठन में रह रहे हैं। ठीक है, कि भैया थोड़ा काम हम कर रहे हैं, थोड़ा काम तुम करो, हमें भी फायदा तुम्हें भी फायदा। ठीक, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम सिम्बियोसिस, जिसमें दो लोग आपस में मिल करके रह रहे होते हैं अपने अपने फायदे के लिए, लेकिन दोनों का फायदा हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी सिम्बियोसिस में वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वो होता है सिम्बियोटिक। अब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, सपोज करो कि एक ऑर्गेनिज्म ए है, एक ऑर्गेनिज्म बी है, और दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से किसी को कुछ नुकसान हो रहा है, नहीं, दोनों ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं फायदा ही हो रहा है। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है उस चीज को। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है लाइकेन। ठीक, लाइकेन में एक एलगी और एक फंजाई दोनों आपस में मिलकर के रहते हैं और दोनों को फायदा होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया लाइकेन। दूसरा एग्जांपल है माइकोराइजा। देखो, माइको का मतलब ही होता है क्या, फंगस। क्या होता है, फंगस। और राइजा का मतलब होता है रूट, मतलब ऐसा फंगस जो हायर प्लांट्स की रूट में रह रहा हो। ठीक है, ऐसा फंगस जो हायर प्लांट की रूट में रह रहा हो उसको बोला जाता है माइकोराइजा। एग्जांपल के तौर पे ऐसे पाइनस प्लांट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और सैप्रोफाइट में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब डेड और डिकेइंग मैटर को खाते पीते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिकम्पोजिशन, और जो ये करते हैं उनको बोला जाता है डिकम्पोजर्स। तो मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार रिवाइज कर लें फटाफट। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब इनके पास क्लोरोफिल जो है वो मौजूद नहीं है। अब क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे भैया, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो इनको किसी और तरीके से खाना चाहिए। तो वो खाने के लिए हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं ये लोग। अब हेटरोट्रॉपिक में भी ये उसके जो सबसे ज्यादा मेंबर हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब वो डेड और डिकेइंग मटेरियल पर जिंदा रहते हैं, जिसमें वो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, इसीलिए उनको हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं। इसके अलावा कुछ पैरासिटिक भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे होते हैं, जैसे कि यही देख लो, व्हाइट रस्ट ऑन फंगस, सॉरी, व्हाइट कलर रस्ट ऑन वीट। ठीक है, जो व्हाइट कलर का लगता है रस्ट किसके ऊपर,
मस्टर्ड प्लांट के ऊपर, और ब्लैक रॉट लगता है किसके ऊपर, वीट के ऊपर। ठीक है, तो मतलब एक लिविंग बंदा दूसरे लिविंग बंदे के ऊपर रह रहा है, तो उसको बोलते हैं हम पैरासाइट। इसके अलावा वो सिम्बियोसिस भी फॉलो करते हैं, मतलब उनमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है, जहां पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो रहा होता है। इसका एक एग्जांपल है लाइकेन, जिसमें एक एल्गी और एक फंजाई एक साथ जिंदगी गुजर बसर कर रहे होते हैं। इसके अलावा माइकोराइजा भी एग्जाम्पल है, जो कि हमें पाइनस में देखने को मिलता है। मतलब हायर प्लांट्स के रूट में जब फंगस रहने लगता है तो वो माइकोराइजा कहलाता है, और वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देता है, मतलब दोनों को फायदा होता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो फंजाई है वो 3 प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। पहला होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी बात समझ में आ गई कि फंजाई जो है वो 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, थोड़े से गहराई में देखें, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को जो हिंदी होता है उसको हम बोलते हैं कायिक प्रजनन। ठीक, और कायिक जो शब्द है वो आया हुआ है काया से, और काया का अंग्रेजी का मतलब होता है बॉडी, शरीर। ठीक, तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें बॉडी, वेजिटेटिव बॉडी का कोई पार्ट इन्वॉल्व है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व है उस टाइप के रिप्रोडक्शन में, तो उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन इन विच वेजिटेटिव पार्ट ऑफ बॉडी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। जब कोई बॉडी का हिस्सा ही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाए तो उसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, सपोज करो कि हमारी पेरेंट सेल की बॉडी थी, पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी थी, इसका कोई एक बॉडी का पार्ट कटा और उसी बॉडी के पार्ट से पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म आ गया, और ये बॉडी का पार्ट वापस से क्या हो गया, रिकवर हो गया। देखो, 2 काम हुए। पहला, जो बॉडी का पार्ट कटा वो रिकवर भी हो गया, और साथ ही साथ नया ऑर्गेनिज्म भी पैदा हो गया उसी कटे हुए बॉडी के पार्ट से। ऐसा सपोज कर लो कि सपोज करो कि मेरा अंगूठा कट के गिर गया। ठीक है, सपोज करो 5 उंगलियां थी, अंगूठा कट के गिर गया, अब मेरे इस अंगूठे से नया मैं तैयार हो गया। ठीक है, और ये अंगूठा भी वापस आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है बडिंग, तीसरा होता है फिजन। फ्रेगमेंटेशन जो मोस्ट ऑफ द फंगस फॉलो करते हैं, होता क्या है, इसमें थैलस लाइक बॉडी, थैलस पता है सबको क्या होता है, तो जो थैलस लाइक बॉडी होती है उसका कोई एक हिस्सा कट करके गिरता है, इसको हम फ्रैगमेंट बोलते हैं, और यही फ्रैगमेंट एक नया फंगस बना देता है, और ये जो कटा हुआ हिस्सा है ये वापस से क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। तो इस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, ये फ्रैगमेंटेशन है जिसमें एक बॉडी का पार्ट फ्रैगमेंट गिरता है कट करके या फिर कटता है, और उसी फ्रैगमेंट से नया फंगस जन्म ले लेता है, और वो जो कटा हुआ पार्ट है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम फ्रैगमेंटेशन। दूसरा है हमारा बडिंग, जो कि ईस्ट फॉलो करता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी बॉडी होती है उस पे एक बड तैयार होता है, उस पे एक बड तैयार होता है, और यही बड फिर आपस में बाद में टूट करके, ठीक, टूट करके एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है, मतलब नए ईस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये बड हो गया, मतलब इसमें एक बड लाइक स्ट्रक्चर बना उस ईस्ट के ऊपर, फिर यही कट करके नए ईस्ट को जन्म दे देगा। ठीक है, फिर वापस में दोनों के दोनों मिलकर के फिर से नए बड बनाएंगे, और फिर से कट करके फिर से ईस्ट बन जाएगा। ठीक, तो ये होता है हमारा बडिंग। तीसरा होता है हमारा फिजन। फिजन में क्या होता है, जिसको हम बाइनरी फिजन बोल देते हैं इन जनरल, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म 2 में स्प्लिट करके 2 नए ऑर्गेनिजम्स को बना देता है, 2 नए फंगस को बना देगा। तो इस तरीके के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बोला जाता है बाइनरी फिजन।
उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब तक कोई डाउट? जरा एक बार देख लेना सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, स्ट्रीम में कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी भी सही है। आज लोगों की संख्या कम है। भैया प्रेजेंटेशन दो, मतलब प्रेजेंट हो यार क्लास में जल्दी जल्दी। ये शुभरांशु शेखर नायक सुबह में गुड मॉर्निंग बोला, अब गायब हो गए। सर कहाँ हो आप, जल्दी आओ क्लास में। चलो, कोई आएगा तो भैया वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेगा। इसको हम पार्ट को फिर से हम रिकॉर्ड लेक्चर के फॉर्म में डाल भी देंगे, ठीक है, इतने पार्ट को अलग से। चलो, अब बात करते हैं ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इसमें बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, और उस स्पेशल स्ट्रक्चर से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, इसमें ना तो किसी प्रकार की गैमेट की फॉर्मेशन होती है, ना ही किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ना तो इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, ना इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगी, और ये रिप्रोडक्शन किससे होगा? बॉडी के स्पेशल स्ट्रक्चर से होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जैसे कि हमें पता है कि थैलस की जो जो बॉडी होती है फंगस की, वो थैलस होती है। ठीक है, अब सपोज करो कि इसी थैलस की बॉडी में एक स्ट्रक्चर बन जाए जिसको हमने नाम दिया है स्पोरेंजिया। क्या बोला है? स्पोरेंजिया, SPOR। इसको हमने बोला है स्पोरेंजिया। इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है स्पोरेंजिया। अब देखो, जिस भी शब्द के आखिरी में एंजिया आता है, इसका मतलब होता है इट विल प्रोड्यूस। इसका मतलब ये पैदा करेगा। किसको पैदा करेगा? अपने आगे वाले को। तो आगे अगर कुछ भी लगा हो, ये उसको प्रोड्यूस कर देगा। इसमें स्पोर लगा है, तो इसका मतलब कि ये स्पोरेंजिया क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। सपोज करो अगर यही लिखा होता गैमेट एंजिया, मतलब वो गैमेट बनाता। ठीक, मान लो हमने किसी का नाम ले लिया कि नाम है उसका मोनू, तो मोनू का हो जाएगा मोनुएंजिया, मतलब वो किसको प्रोड्यूस करेगा? मोनू को प्रोड्यूस करेगा। मान लो नाम है सोनू, तो सोनुएंजिया सोनू को प्रोड्यूस करेगा वो। ठीक है, तो एंजिया का मतलब होता है इट विल प्रोड्यूस, और किसको प्रोड्यूस करेगा? अपने आगे वाले बंदे को, मतलब जो आगे उसके लगा होगा। स्पोर लगा है तो स्पोरेंजिया। ठीक है, अब ये जो स्पोर होता है, इसको बनने में ना तो कोई गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, ना तो कोई फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। ठीक, और इसी एसेक्सुअल स्पोर को हम और भी क्या नाम देते हैं? स्पोरेंजियो स्पोर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियो स्पोर। इसी एसेक्सुअल स्पोर को स्पोरेंजियो स्पोर भी बोला जाता है। अब ये जो एसेक्सुअल स्पोर या फिर स्पोरेंजियो स्पोर है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, एक तो ऐसा हो सकता है कि एक नॉर्मल स्पोर हुआ और उसके ऊपर फ्लैजिला है। ठीक, नॉर्मल स्पोर है, उसके ऊपर फ्लैजिला है, मतलब ये कैसा है? मोटाइल है, मतलब ये मूव कर सकता है। तो इस प्रकार के स्पोर को बोलते हैं हम जू स्पोर। क्या बोलते हैं? जू स्पोर। ठीक, मतलब ऐसा स्पोर जिसके ऊपर फ्लैजिला हो और वो मूव कर सकता हो। ठीक, और दूसरा होता है ए प्लानोस्पोर, मतलब ये नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि इस पे किसी प्रकार का फ्लैजिला मौजूद नहीं होता, तो ये मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरे टाइप का जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है वो होता है कोनिडिया। अब कोनिडिया क्या है भैया? तो आप सभी को हाइफा के बारे में पता ही है। ठीक है, कि हाइफा क्या होता है हमारा? ये हमारी थैलस लाइक बॉडी थी। ठीक, जो कि किससे मिलकर की बनी हुई थी? माइसीलियम से मिलकर की बनी हुई थी, जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर था। और इस माइसीलियम का जो सिंगल यूनिट था वो था हमारा क्या? हाइफा।
ठीक। अब सपोज करो इसी हाइफा के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाए, तो इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, कोनिडिया। ठीक, इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, कोनिडिया। ठीक, अब इस कोनिडिया के सॉरी इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया कोनिडियो 4, नाम दिया हमने कोनिडियो 4। और इस कोनिडियो 4 के अंदर हमें कुछ स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं जिसको हमने नाम दिया क्या, कोनिडिया। ठीक, और ये कैसे होते हैं, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ठीक, अब ये जो कोनिडियो 4 है ये हाइफा के बाहर लगा हुआ है। कैसा है, हाइफा के बाहर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोनिडियो 4 एंडोजीनस होता है कि एक्सोजीनस होता है, तो जवाब क्या होगा, कोनिडियो 4 जो होता है वो एक्सोजीनस होता है। क्यों, क्योंकि हाइफा के बाहर है। ठीक, आउटसाइड दी हाइफा है। अब ये जो कोनिडिया है ये नॉन मोटाइल है, तो जाहिर सी बात है नॉन मोटाइल है तो ये लैंड पे पाया जाएगा। क्यों लैंड पे पाया जाएगा भैया, जब लैंड पे पाया जाएगा तो जब ये कोनिडिया 4 फूटेगा, यहाँ जो कोनिडिया बाहर निकलेंगे तो एयर करंट के माध्यम से, हवा के माध्यम से ये इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे। ठीक, लेकिन वहीं देखो अब ये जो ए प्लानोस्पोर है ये भी लैंड पे ही पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी कैसा है, नॉन मोटाइल है। लेकिन ये जो मोटाइल वाला है जूस्पोर है ये वाटर फंजाई होता है, मतलब ये पानी में पाया जाता है। क्योंकि इसके पास फ्लैजिला है तो ये पानी में आराम से तैर सकता है, पानी में अपना किसी दूसरे के पास जाना होगा तैर करके पहुंच जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई नहीं है। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाहिर सी बात है भैया, सेक्सुअली है तो दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा जिसकी वजह से गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और जब गैमेट बन रहे हैं तो इन्हीं गैमेट का फ्यूजन होगा, और इन्हीं फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और देखो जब भी फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है जायगोट, और इस जायगोट में क्या होती है, मियोसिस होती है। ठीक है, ये बेसिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बनता ही बनता है जिसका नाम है जायगोट, और जायगोट में क्या होगी, मियोसिस होगी। ठीक, अब फंगस में समझने से पहले जरा हम एल्गी में रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं कि भैया एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि फिर फंगस वाला समझने में आसान होगा और कंपैरिजन कर सकते हैं हम। देखो एल्गी में जो सेक्सुअल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऐसा होता है कि एक मेल गैमेट होती है, एक फीमेल गैमेट होती है। दोनों के पास खुद का न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और दोनों के दोनों सपोज करो कि मोटाइल हैं। क्या है, मोटाइल हैं, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक, और न्यूक्लियस को एक नाम दिया जाता है कैरियन, नाम याद रखिएगा, न्यूक्लियस को हम कैरियन भी बोलते हैं। ठीक, अब जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब गैमेट का फ्यूजन हुआ तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, तो साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक, अब इसी के साथ साथ एक फ्यूजन और होने लगता है एल्गी में। मतलब देखो भैया फ्यूज तो दो चीजें होती है ना, एक तो साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, दूसरा न्यूक्लियस फ्यूज होगा। ठीक, क्योंकि तभी ना ये एन वाला जो स्ट्रक्चर है वो मिल करके हमें 2n वाला स्ट्रक्चर देगा। भाई जब तक उसका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा 2n कहां से आएगा, अपने घर से तो आएगा नहीं। ठीक है, तो जब ये फ्यूज करता है तो जो न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी बोलते हैं। और जब यही प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ होने लगे तो इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, सिनगैमी। सिन का मतलब साथ में, और गैमी का मतलब जो भी हमारा गैमेट का फ्यूजन हो रहा हो। ठीक, तो इसमें जब हमारा फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ये दोनों प्रोसेस एक साथ होने लगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, सिनगैमी। ठीक, और उसके बाद यह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि 2n होता है, और इस 2n स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। ठीक, इस 2n स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। अब इसी सिनगैमी के आधार पर हमें कुछ टाइप के
गैमेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक, सपोज करो कि जो ये दोनों गैमेट्स हैं अगर ये सिमिलर है, मेल और फीमेल सिमिलर है, मतलब साइज शेप सब कुछ सिमिलर है, तो इस टाइप के गैमेट्स को बोला जाता है क्या, आइसोगैमस। क्या बोला जाता है, आइसोगैमस। ठीक, अब सपोज करो कि जो मेल है वो कैसा है, स्मॉल है और मोटाइल है। ठीक, क्या है, स्मॉल है और मोटाइल है। वहीं फीमेल वाली जो है वो लार्ज है और वो भी मोटाइल है। ठीक, लार्ज है लेकिन वो मोटाइल है। इस टाइप के गैमेट्स को बोलते हैं हम एन आइसोगैमस। ठीक, देखो आइसोगैमस दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों मोटाइल हैं। ठीक, एन आइसोगैमस दोनों के दोनों मोटाइल हैं लेकिन मेल छोटा है फीमेल बड़ा है। और तीसरे तरीके का होता है ऊगैमस जो कि नॉन मोटाइल होता है, सॉरी ऊगैमस, जिसमें मेल हमारा मोटाइल होता है, फीमेल लार्ज होती है और कैसी होती है, नॉन मोटाइल होती है। ठीक, मतलब इसका फ्लैजिला नहीं होता, तो फीमेल हमारी एक ही जगह रुकी रहती है, मेल उसके पास जाता है भगते भगते। तो उस वाले टाइप ऑफ गैमस गैमेट्स को क्या बोलते हैं, हम ऊगैमस बोलते हैं। ये एल्गी की कहानी थी। ठीक, अगर इसी कहानी को लेकर के हम फंगस में चला तो फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस टाइप का होता है। देखो इसमें दोनों के दोनों जो हमारे गैमेट्स हैं वो दोनों के दोनों सेम हैं, दोनों के दोनों एन स्ट्रक्चर रखते हैं, उनका खुद का न्यूक्लियस है, उनमें न्यूक्लियस में मतलब उनके साइटोप्लाज्म पाए जा रहे हैं, फ्लैजिला पाया जा रहा है। ठीक, और इसी मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, गैमेटिया बोलते हैं। मतलब वो स्ट्रक्चर जो गैमेट को प्रोड्यूस करता है उसको बोला जाता है गैमेटेंजिया। ठीक है, तो ये एम होगा। ठीक, तो ये हो गया फीमेल गैमेट, या फिर इसी को हम बोलेंगे गैमेटेंजिया, जो बाद में क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अब जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होकर के फ्यूज होना स्टार्ट होते हैं, ठीक, तो इसमें एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं डाई कैरियन स्टेज। भैया डाई कैरियन स्टेज क्या होती है, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी हुई, लेकिन प्लाज्मोगैमी के साथ साथ कैरियोगैमी यहां पे हुई ही नहीं, दोनों न्यूक्लियस हमारे अलग अलग पड़े हैं। अब जब ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक ही सेल में हमें दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जब एक सेल में दो न्यूक्लियस देखने को मिल जाए तो उनको बोला जाता है डाइकैरियन स्टेज। ठीक, अब ये जो डाइकैरियन स्टेज है ये कुछ समय तक के लिए वाइबल रहता है, अवेलेबल रहता है, फिर थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, मतलब ठीक है, कुछ समय बाद इसमें फिर कैरियोगैमी हो जाती है, मतलब अब न्यूक्लियस का फॉर्म, मतलब जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें प्लाज्मोगैमी हुई, फिर जाकर के कैरियोगैमी हुई। लेकिन वहीं एल्गी में प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी साथ साथ हुई थी, इसीलिए हमें इसमें सिनगैमी देखने को मिली थी, कोई डाइकैरियन स्टेज नहीं बना था। लेकिन इसी का उल्टा फंगस में हमें डाइकैरियन स्टेज देखने को मिलता है। ठीक, और उसके बाद कैरियोगैमी जब हो गई तो यह एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं जायगोट, 2n स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब इसी जायगोट के बाहर एक फ्रूटिंग बॉडी बनने लगती है। कौन सी बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। सपोज करो ये हमारा जायगोट है और जायगोट के बाहर ही एक एक्स्ट्रा लेयर बनने लगती है और इस लेयर को हम नाम देते हैं क्या, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक, अब इसी फ्रूटिंग बॉडी में डिवीजन होगा, किस प्रकार का डिवीजन होगा, मियोसिस। किस प्रकार का डिवीजन, मियोसिस। अब ये जो डिवीजन होगा तो ये डिवीजन करके क्या बनाएगा, ये बनाएंगे भाई साहब स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आया है, तो इसीलिए इन स्पोर्स को बोला जाएगा सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक, कैसा स्पोर्स बोला जाएगा इनको, सेक्सुअल स्पोर। अब जिस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी रहती है उसी प्रकार का सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अगर फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प टाइप की है, ये दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा तो इसको जूम कर देते हैं, क्लियर हो जाओ भैया। ठीक है, थोड़ा सा ये जूम नहीं हो रहा, देखें जरा, क्लियर आ रहा है।
सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। चलो अब देखो, दिख रहा है फिर, ठीक। तो जिस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी होगी उस प्रकार का वो स्पोर बनाएगा। अगर वो हमारी फ्रूटिंग बॉडी एस्को कार्प टाइप की है तो जो स्पोर बनाएगा उसका नाम होगा एस्कोस्पोर। जो अगर वो बैसिडियो कार्प टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होगी तो वो बनाएगा हमारा बैसिडियोस्पोर, ठीक। और इसके अलावा दो प्रकार की और होती, एक होती है ऊस्पोर, एक होता है हमारा जाइगोस्पोर। तो कितनी प्रकार की होगी? चार टाइप की, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर, ऊस्पोर और जाइगोस्पोर, ठीक। ओके, कोई तो आया है। हो गए, क्लास खत्म होने वाली है। अब देखो, तो एक बार जरा सेक्सुअल रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। तो में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, सबको पता है। अब गैमेट का अगर फॉर्मेशन हुआ है, गैमीट का फॉर्मेशन है, तो उस गैमीट का फ्यूजन भी होगा। और जब गैमीट का फ्यूजन होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन उसको हम बोलेंगे। अब है तो एक स्ट्रक्चर का बनना बनना ही तय है, उसको हम बोलते हैं जायगोट। और उस जायगोट में एक उस डिवीजन को बोलेंगे हम मेयोसिस। अगर हम हायर प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें, उसमें इस तरीके की कुछ चीजें फॉलो होती हैं। पहला होता है एक मेल गैमिट, एक फीमेल गैमिट, ठीक। दोनों के दोनों मोटाइल हैं, दोनों के पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को हम कैरियन भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों जब आपस में फ्यूज करते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब इस फर्टिलाइजेशन में जो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि साइटोप्लाज्म, उनके बीच की जो बाउंड्री होती है ना वो गायब हो जाती है। जब दो इस तरीके के सेल आपस में फ्यूज करते हैं तो सबसे पहले सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये फ्यूज होंगे तो सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म होगा वो हो जाएगा, ठीक। तो जो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोगैमी। लेकिन एलगी में ये होता है कि प्लाज्मोगैमी तो हुई ही हुई, साथ ही साथ न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो गया उसी, और उस न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम बोलते हैं कैरियो। का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की फ्यूजिंग फ्यूजिंग भी प्लाज्मोगैमी साथ साथ ही हो गई। तो जब ये दोनों प्लाज्मोगैमी एक साथ, इनको बोला जाता है सिनगैमी। और एक स्ट्रक्चर बनता है जिनको बोलते हैं जाइगोट। अगर हम इन्हीं गैमेट्स की बात करें, टाइप ऑफ गैमेट्स की बात करें, तो तीन प्रकार के हो सकते हैं, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और आइसोगैमस। गैमेट्स होते हैं जो सिमिलर प्रकार के होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों के दोनों क्या सेम टाइप के होंगे। वहीं एन आइसोगैमस मतलब होता है कि मेल गैमेट स्मॉल होगा, मोटा होगा, जबकि फीमेल गैमेट हमारी लार्ज होगी और मोटाइल होगी। और ऊ गैमेट्स में मेल होता है, मोटाइल होता है, लेकिन फीमेल हमारी लार्ज होगी, मूव नहीं कर सकती। अब फंगस, जरा इसको, हेलो हेलो, अब सही आना चाहिए थोड़ा सा। चलो, अब प्रॉपर आ रहा है लग रहा है। ठीक है,
तो इतना समझ में आ गया कि सबसे पहले इसमें प्लाज्मोगैमी हो गई। अब जब प्लाज्मोगैमी हो गई मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं फ्यूज किए। जब न्यूक्लियस नहीं फ्यूज किए तो एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला जिसमें एक ही सेल में हमें दो न्यूक्लियस देखने को मिल गए। तो इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टेज को बोला जाता है डाइकैरियन स्टेज। मतलब एक ऐसा स्टेज जहां पर एक ही सेल के अंदर हमें दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जब ये डाइकैरियन आफ्टर सम टाइम इसमें कैरियोगैमी भी हो गई, मतलब न्यूक्लियस भी फ्यूज कर। जब न्यूक्लियस फ्यूज कर गया तो एक प्रॉपर जायगोट हमारा। अब जब जायगोट बन गया तो उस जायगोट के बाहर एक दूसरी लेयर का फॉर्मेशन होता है और इस होते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं? ठीक, अब इन्हीं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस को हम रिडक्शन भी बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। देखो जायगोट हमारा 2n है, स्पोर बनेंगे वो हमारे n बनेंगे, मतलब क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। तो उसके लिए यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होती है। अब मियोसिस डिवीजन के बाद हमारा क्या बना? स्पोर बना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बने, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है सेक्सुअल स्पोर्स। अब ये इनका नामकरण कुछ ऐसे होता है कि जिस प्रकार फ्रूटिंग बॉडी होगी उस करने को मिलेगा। तो सपोज करो कि अगर फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प टाइप की होगा, वहीं अगर हमारी फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प होगी तो स्पोर बनेगा हमारा बेसिडियोकार्प का। इसके अलावा दो प्रकार के और स्पोर्स होते हैं, एक होता है oospore, एक होता है जाइगोस्पोर। तो टोटल में 4 प्रकार के स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। हमारा एस्कोस्पोर, दूसरा है बेसिडियोस्पोर, तीसरा है oospore, चौथा है जाइगोस्पोर। करते हैं इतनी बातें बिल्कुल समझेंगी। अब इसके जो हमारा अगला है 7th, वो है हमारा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम जब सबके एग्जांपल्स पढ़ेंगे तब देखते चले जाएंगे, मतलब इनके हम टाइप्स देखेंगे। उससे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑफ फंगस। ठीक, जब हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटरो, तब जाकर के हम सबके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी देखते चले जाएंगे डिटेल में। अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस की। तो कुछ क्राइटेरिया बनाया गया, कुछ बेसिस बनाया गया, जिसके बेसिस पर हमने फंगस को क्लासिफाई किया अलग अलग क्लास में, अलग अलग टाइप्स में। अब वो बेसिस क्या था कि हमने सबसे पहला माना कि हम हाइफा और माइसीलियम के बेसिस पर इनको सेपरेट करेंगे। दूसरा था स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, स्पोर फॉर्मेशन के बाद तीसरा था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? मतलब इन्होंने इसके अलावा भी कुछ और इन्होंने कुछ बेसिस बनाई गई थी। जो 3 इंपॉर्टेंट थे वो थे कि हाइफा और माइसीलियम को देखा जाएगा, स्पोर के फॉर्मेशन को देखा जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा जाएगा। ठीक, तो इसके बेसिस पर 4 प्रकार के हमें फंगस देखने को मिले, जिसमें पहला था हमारा फाइकोमाइसिटीज, दूसरा था हमारा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा था हमारा बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा था हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक, अब इसमें जो फाइकोमाइसिटीज में फाइको का मतलब ही होता है एल्गी और माइसिटीज का मतलब होता है फंगस। तो मतलब ऐसा फंगस जो एल्गी जैसा बिहेवियर रखता हो उसको बोलते हैं हम क्या? एल्गल फंजाई, या फिर इसी को बोला जाता है फाइकोमाइसिटीज। ठीक, इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज को हम बोलते हैं सैक फंजाई, क्योंकि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्लब फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल क्लब जैसा होता है। ठीक, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं। अब हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। तो इनको सबसे सिंपल फंजाई बोला जाता है। भैया सबसे सिंपल फंजाई क्यों बोला जाता है? तो एक चीज देखी गई कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते चले जा रहे हैं, मतलब फाइको से ड्यूटरो की तरफ चलते चले आ रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंप्लीफाई होता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है? सिंप्लीफाई होता चला जा रहा है। मतलब कि देखो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे अच्छा हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सबसे अच्छा हमें देखने को मिलेगा ऊपर, और सबसे सिंपल देखने को मिलेगा हमें कहाँ? सबसे नीचे। ठीक, मतलब सबसे सिंपल फंजाई जो है वो सबसे अच्छा और सबसे एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, और सबसे एडवांस फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भैया है ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, गायब है। ठीक, तो मोस्ट सिंपल फंजाई है फाइकोमाइसिटीज, और सबसे एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मतलब क्या है कि ये एल्गी जैसा रिप्रोड्यूस करता है। अब एल्गी जैसा रिप्रोडक्शन क्या होता है? उसमें सिनगैमी होती है। अब सिनगैमी हुई मतलब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ हुई। ठीक, और इसमें किसी प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती है। ठीक, तो इनका रिप्रोडक्शन किसके जैसा होता है? एल्गी के जैसा होता है। किसका? फाइकोमाइसिटीज का। उसके अलावा एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज में हमें डाइकैरियन स्टेज देखने को मिलते हैं। तो मतलब फाइकोमाइसिटीज से थोड़ा सा एडवांस होगा हमारा एस्को, एस्को से थोड़ा सा एडवांस होगा बैसिडियो, और सबसे एडवांस कौन सा होगा? हमारा ड्यूटरो। इसलिए इसको मोस्ट एडवांस फंजाई बोला जाता है। लेकिन इनमें किसी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को हमें नहीं मिलता। अब इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, या फिर इनको हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही कवर करेंगे, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन को पूरा देखा है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम इन सभी चारों क्लासेस को अच्छे से देखेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया हो, वरना एक बार मैं पूरा रिवाइज रहा हूं स्टार्ट से। तो हमें बोर्ड ये थोड़े से साफ सुथरे, साफ और सुथरे रिकनेक्ट। ठीक है, चलो अब साफ दिख रहा है और लैगिंग भी नहीं है। ठीक है, आवाज भी आ रही है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की, जिनमें हमने बात किया था 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन थे हमारे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। मोनेरा प्रोटिस्टा जो है हमारे वो कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं। और फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया हमारे कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। हमने मोनेरा खत्म कर लिया, प्रोटिस्टा खत्म कर लिया, इन सबको हमने 8 पॉइंट्स में कवर किया था। 8 पॉइंट्स क्या थे? हैबिट एंड हैबिटाट, फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी अगर होगी, रिक्वायर्ड होगी तो हम पढ़ेंगे, वरना हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल्स। किंगडम फंजाई की बात की जाए तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूकैरियोटिक होता है, मतलब इसके पास वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस होता है। वहीं ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, मतलब क्या होता है? ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ये डिपेंड रहता है। ठीक, और उसमें भी ये कैसा होता है? सेप्रोफाइट होता है, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर ये डिपेंड रहता है। हैबिट और हैबिटाट की बात की जाए, इनकी लिविंग प्लेस की बात की जाए, तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाएंगे। जहां भी हमें हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन देखने को मिलेगी, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, ऑरेंज रॉट हो गया, ब्रैकेट फंजाई हो गई, मशरूम हो गए, टोडस्टूल्स हो गए। ठीक है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट हो गया जो कि पक्सीनिया की वजह से कॉज होता है, या फिर व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड हो गया। ठीक, इसके अलावा रिंगवॉर्म जो एनिमल्स में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, कुछ एक दो अच्छे फंजाई भी हैं, जैसे ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, जिससे हमें पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक्स मिलती है। ईस्ट होता है जिससे हमें ब्रेड, डोसा, इडली वगैरह बनाते हैं हम, और इसको फर्मेंटेशन करके हम अल्कोहल वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म में ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और एक्सेप्शन इनका है ईस्ट, क्योंकि ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, जबकि फंजाई में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लेकिन ईस्ट इसका एक एक्सेप्शन माना जाता है। ठीक,
अब देखो एक्सेप्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि ईस्ट सिंगल तो एक यूनिसेलुलर है, लेकिन ये यूनिसेल के फॉर्म में पाया नहीं जाता है, ये पाया जाता है इसके ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो कई सारे स्ट्रक्चर्स आपस में एक साथ मिल करके क्लस्टर बना करके रहते हैं, इसीलिए इनको फंजाई में ही काउंट किया जाता है। अब इनकी मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो एल्गी के साथ साथ ये थैलोफाइटा के मेंबर हैं, मतलब इनकी जो बॉडी है वो थैलस लाइक है। अब थैलस लाइक बॉडी क्या होती है, मतलब ऐसी बॉडी जिनको हम डिफरेंशिएट ना कर सके रूट, स्टेम और लीफ में। और ये जो थैलस होता है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं हाइफा, और हाइफा जो है वो फंगल सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। और एक फंगल सेल में उसका खुद का न्यूक्लियस होता है, खुद की सेल वॉल होती है, और वो जो सेल वॉल है वो काइटिन की मिलकर के बनी हुई होती है, और काइटिन जो है हमारा नैग और नैम से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक, अब यही जो हमारे सेल हैं वो वापस से मिलकर क्या बनाते हैं, एक हाइफा बनाते हैं, और हाइफा हमारा फिर से थैलस बना देता है। अब इन्हीं हाइफा के बीच में ये जो सेल वॉल्स की वजह से अगर हमें सेपरेशंस देखने को मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेप्टा। अगर सेप्टा मौजूद है तो उसको बोलेंगे हम सेप्टेट, और सेप्टा एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे हम एसेप्टेट। जब सेप्टा एब्सेंट हो जाता है तो उस टाइप के हाइफा को बोलते हैं हम सिनोसिटिक हाइफा, या फिर उसी को बोला जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा, क्योंकि इसमें एक ही सेल में हमें मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं बिना किसी सेपरेशन के, तो उनको बोला जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा, और उन्हीं को हम बोलते हैं एसेप्टेट हाइफा। और दूसरे प्रकार के होते हैं जिनमें सेप्टा भी मौजूद होता है और न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, तो उनको बोलते हैं सेप्टेट हाइफा। और जब इन्हीं सेप्टेट हाइफा में ब्रांचिंग हो जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रांच्ड सेप्टेट हाइफा। अब यही जो हाइफा है वो आपस में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कई सारे हाइफा मिलकर के, ग्रुप ऑफ हाइफा मिलकर के, उसको नाम दिया जाता है माइसीलियम, और यही माइसीलियम जाकर के एक थैलस बॉडी बनाता है। ठीक, उल्टा अगर समझें तो एक थैलस था, थैलस को हमने थोड़ा सा जूम किया तो हमें क्या देखा, हमने देखा माइसीलियम, माइसीलियम को हमने और माइक्रोस्कोपिक जूम किया तो हमने देखा एक हाइफा, हाइफा को और जूम किया तो हमें क्या देखने को मिला, काइटिन सॉरी एक सेल देखने को मिली, जो कि उसमें न्यूक्लियस है और उसका सेल वॉल जो है वो किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। इसके अलावा एनाटॉमी है नहीं, तो एनाटॉमी हम पढ़ेंगे नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब क्लोरोफिल मौजूद नहीं होती है, तो ये अपना खाना खुद बना नहीं सकते, फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, तो ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इसके जो अधिकतर मेंबर होते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं, मतलब वो डेड और डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। और जो लोग डेड और डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड करते हैं वो एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन, मतलब वो सली गड़ी चीजों को और गलाते हैं, सड़ाते हैं। ठीक है, मतलब मरी हुई चीजों को, तो उनको बोला जाता है डीकम्पोजर्स। इसका मतलब कि जो फंजाई के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं वो क्या है, डीकम्पोजर्स हैं। इसमें से कुछ पैरासिटिक भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड लीफ के ऊपर एक फंगस रह रहा हो तो ये पैरासिटिक नेचर का है, और कोई डेड मटेरियल पर एक फंगस रह रहा हो तो वो सैप्रोफिटिक कहलाएगा। इसके अलावा इनमें एक हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं सिम्बियोसिस। रिलेशनशिप का नाम है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ए है, दूसरा ऑर्गेनिज्म बी है, दोनों के दोनों को अगर फायदा पहुंच रहा हो तो इस प्रकार का रिलेशन कहलाता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। आपने वो मूवी देखी ना वेनम, तो वेनम में उसको हम क्या, वेनम को हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोट बोलते हैं। तो सिम्बियोट ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रह रहा हो। ठीक, अब उनके बीच में सिम्बियोसिस क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों को फायदा पहुंच रहा है। ठीक, हमारा जो हीरो है उसको भी फायदा पहुंच रहा है और जो वेनम है उसको भी एक होस्ट मिल गया हुआ। ठीक, तो इनमें होस्ट और एक पैरासाइट जैसा रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक, और फायदा दोनों को हो रहा है। तो यहां पे हमारा क्या है, एग्जांपल के तौर पे लाइकेन, जिसमें इसमें लाइकेन में एल्गी भी है, फंजाई भी है। ठीक, दोनों के दोनों को फायदा हो रहा है। इसके अलावा दूसरा एक एग्जांपल है माइकोराइजा, जो कि पाइनस प्लांट में देखने को मिलता है, कि हायर प्लांट है। तो हायर प्लांट की रूट में अगर फंगस रह रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे माइकोराइजा। माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा का मतलब होता है रूट। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में हेल्प करता है पाइनस को। अब बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जिसमें 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें बताए गए हैं। पहला है वेजिटेटिव, दूसरा है एसेक्सुअल, तीसरा है सेक्सुअल। अब वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है,
वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसको उसको हम बोलते हैं कायिक प्रजनन, मतलब इसमें बॉडी से हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें बॉडी का कोई वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व हो, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सपोज करो कि एक पेरेंट बॉडी है, उस पेरेंट बॉडी से एक बॉडी का पार्ट निकला और वही बॉडी का पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा कर देता है, जन्म दे देता है, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है बडिंग, तीसरा होता है फिजन। फ्रेगमेंटेशन जो कि मोस्टली फंजाई में देखने को मिलता है, इसमें एक थैलस लाइक बॉडी होती है जिसका अगर एक पार्ट फ्रेगमेंट निकल जाता है तो वही फ्रेगमेंट वापस से नया फंजाई बना देता है और जो कटा हुआ हिस्सा है वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। बडिंग की बात की जाए तो ये हमें ईस्ट में देखने को मिलता है, इसमें हमें जो हमारा ईस्ट है उसके ऊपर हमें एक बड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वही बड वापस से एक नया ईस्ट बना देता है, तो ये होती है बडिंग। फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना देती है, तो उसको बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, इसमें किसी प्रकार का गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है। अब सपोज करो कि जो थैलस था हमारा, थैलस में एक स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया हमने स्पोरेंजिया, आखिरी में एनजिया आ रहा है, इसका मतलब होता है इट विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, जो सबसे पहला आएगा। स्पोर आ रहा है तो स्पोरेंजिया, गैमेट आएगा तो गैमेटेंजिया। अब इसने क्या बनाया, स्पोर बनाया। अब ये स्पोर जो है वो एसेक्सुअल स्पोर है, क्योंकि इसमें किसी पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, इसलिए एसेक्सुअल स्पोर कहलाता है। इसी को हम स्पोरेंजियो स्पोर भी बोलते हैं। अब ये जो स्पोरेंजियो स्पोर या फिर एसेक्सुअल स्पोर है, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये जू स्पोर हो सकता है या फिर ये ए प्लानोस्पोर हो सकता है। जू स्पोर मतलब ये मोटाइल होगा, इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, और ए प्लानोस्पोर मतलब ये नॉन मोटाइल होगा, कोई फ्लैजिनल नहीं पाया जाएगा। और जो फ्लैजिला वाला होगा वो वाटर फंजाई होगा, और जो नॉन मोटाइल होगा वो लैंड फंजाई होगा। एक दूसरा स्ट्रिक, वाह कितना छूटा। ठीक है, स्पीड सही आ रही होगी, इधर नहीं चला, ठीक है। अब एक दूसरा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है कोनिडिया। इसमें क्या होता है, हाइफा के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। यह एक्सोजिनस होता है, मतलब हाइफा के बाहर पाया जाता है, इसलिए इसको एक्सोजिनस बोला जाता है। इसमें कुछ नॉन मोटाइल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया, और ये लैंड फंजाई होता है। अब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इसमें मियोसिस होती है और जाइगोट बनते हैं। अब एल्गी की बात की जाए तो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, तो हमें प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी। और सिनगैमी के बाद जो हमारा एक स्टेज बनता है उसको बोलते हैं हम जाइगोट, जो कि हमारा 2n स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम इन्हीं गैमेट्स की बात करें तो हमें 2 प्रकार के, मतलब सिनगैमी के बेसिस पर ही 3 प्रकार के हमें गैमेट्स देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा आइसोगैमस, दूसरा एनाइसोगैमस, तीसरा है ooगैमस, ठीक। आइसोगैमस वो गैमेट्स होते हैं जिसमें दोनों के दोनों सिमिलर फॉर्म में होते हैं। एनाइसोगैमस में मेल बड़ा होता है, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है, लेकिन दोनों मोटाइल होते हैं। ooगैमस में मेल छोटा होता है, मोटाइल होता है, लेकिन फीमेल बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है। फंगस की बात की है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट या फिर इनको हम गैमेटेंजिया बोलते हैं, फ्यूज करते हैं, प्लाज्मोगैमी होती है, एक स्ट्रक्चर बनता है डाइकैरियन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन होता नहीं है।
उसके बाद जायगोट बनता है। जायगोट में हमें फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलती है। इसी फ्रूटिंग बॉडी में हमें डिवीजन देखने को मिलता है जो कि होती है मियोसिस। उसके बाद स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बने, इसलिए इसका नाम हो गया सेक्सुअल स्पोर। अब जिस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी उसी प्रकार का हमें स्पोर देखने को मिलता है। तो अगर फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प टाइप की है तो हमें एस्कोस्पोर देखने को मिलेगा, बेसिडियोकार्प टाइप की है तो बेसिडियोस्पोर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दो प्रकार के और स्पोर होते हैं, एक होता है oospore, एक होता है जाइगोस्पोर। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अच्छा, अभी और बचा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अब हमने कुछ बेसिस के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है फंगस को। वो है हाइफा माइसीलियम के बेसिस पर, स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर। तो 4 कैटेगरी में बांटा है, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो बेसिक नेचर होता है वो एल्गी से ज्यादा मैच करता है। सबसे सिंपलेस्ट फंजाई होता है, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये एल्गी जैसा रिप्रोड्यूस करता है और इसमें हमें सिनगैमी देखने को मिलते हैं, मतलब कोई फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज जो थोड़े से एडवांस फंजाई होते हैं एज कंपेयर टू फाइकोमाइसिटीज, इसमें हमें डाइकैरियन स्टेज देखने को मिलती है। ड्यूट्रोमाइसिटीज सबसे सिंपलेस्ट, सबसे एडवांस फंजाई होता है, लेकिन इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे जैसे हम नीचे आते चले